नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं बता देता हूं। सबसे बड़े मंच से विदेशी नेताओं ने पीएम मोदी के कौन से काम गिना दिए कि राहुल एंड टीम के होश उड़ गए। ट्रंप प्लस एआई समिट को फ्लॉप बताने वालों को झटका। मोदी, सीईओज और वर्ल्ड लीडर्स ने क्या गजब आज कर दिया है, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेगा एआई समिट से भारत में कितना पैसा, कितनी नौकरी आने जा रही, क्या क्या बदल जाएगा। बांग्लादेश में सत्ता बदलते वहां के हिंदुओं के लिए क्या ऐलान हो गया, पीएम मोदी की चिट्ठी ने क्या बदल दिया, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। बांग्लादेश में भी पाकिस्तान का एजेंडा फेल, बौखलाए मुनीर ने कहां लगा दिया महिला आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारी, हॉकी टीम भिखारी बनी, पाकिस्तान अपने प्लेयर से बर्तन क्यों मंजवा रहा है, आज आपको दिखाऊंगा। साथ ही बागेश्वर बाबा की दुर्गा काली, ओवैसी की बुरके वाली, दोनों के बीच क्यों तगड़ा घमासान मचा। हिंदू एकता की मुहिम छेड़े बागेश्वर बाबा ने अब ऐसा क्या कर दिया भाई कि जेनजी की लाइन लग गई है, आज इसका चैप्टर भी होगा। और मैडम जहर गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सबसे कुख्यात लेडी डॉन तक पुलिस पहुंची कैसे। पहले गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मारा, फिर डेड बॉडी से घिनौना काम किया। सन की आशिक की शॉकिंग खबर आज आपको हिलाकर रख देगी। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, रोने का जो ढोंग करते हैं, नौटंकी करते हैं, उनके लिए आपने एक मुहावरा सुना होगा कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, क्रोकोडाइल टीयर्स। लेकिन आपने कभी सोचा कि मगरमच्छ के आंसू ही क्यों कहते हैं ऐसे लोगों के लिए? बैल, बकरी, गाय, किसी और के आंसू क्यों नहीं कहा है, मगरमच्छ के ही आंसू? सोचें कभी? हाँ, इसका जवाब भी दूंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मुफ्त की योजनाओं को लेकर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज कल्चर को लेकर कहा है कि इससे विकास बाधित हो रहा है। अब इस तरह की नीतियों पर विचार करने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें राज्य में सबको मुफ्त में बिजली देने का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले राज आमेरा नाम के शख्स को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बीजेपी ने कहा है कि आरोपी का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस बीजेपी का इकोसिस्टम गोडसे की फैक्ट्री बन गया है। ईडी ने 40,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी को फिर से समन जारी किया है। अब उन्हें 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो बिना इजाजत देश नहीं छोड़ेंगे, सीबीआई और ईडी की जांच में सहयोग करेंगे। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर बवाल बढ़ गया है। संभल में फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो और हीरोइन पर केस दर्ज हो गया है। यादव समाज का आरोप है कि फिल्म का नाम और उसकी कहानी यादव समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। इसी आधार पर फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। T20 वर्ल्ड कप में आज एक और बड़ा उलटफेर हुआ है। पहले ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके जिम्बाब्वे ने आज श्रीलंका को उसके घरेलू मैदान में 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में जिम्बाब्वे को 179 रन का टारगेट मिला था, जिसे उसने 3 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। सबसे बड़े मन से विदेशी नेताओं ने पीएम मोदी के कौन से काम गिना दिए कि राहुल एंड टीम के होश उड़ गए। ट्रंप प्लस एआई समिट को फ्लॉप बताने वालों को झटका। मोदी, सीईओज और वर्ल्ड लीडर्स ने क्या गजब कर दिया। मेगा एआई समिट से भारत में कितना पैसा, कितनी नौकरी आने जा रही है, क्या क्या बदल जाएगा, आज क्या क्या हुआ है। सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री मोदी देश में कुछ भी बड़ा और भव्य करते हैं तो एक इकोसिस्टम है जो उसे छोटा या तुच्छ बताने में पूरा जान लगा देता है। क्या कुछ हो ये नहीं रहा, बेकार है बक। लेकिन ऐसे लोगों का बैड लक ही खराब है बॉस, क्योंकि इनका एजेंडा ज्यादा देर चल नहीं पाता। जैसे इस बार मेगा एआई समिट के साथ हुआ भाई। पिछले 3 दिन से नरेंद्र मोदी की ग्रैंड एआई समिट के पीछे ये लोग हाथ धोकर पड़ गया पूरा इकोसिस्टम। कभी बोले कि एकदम मिसमैनेज्ड है, कुछ है ये नहीं। कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और उसके चाइनीज रोबो डॉग की बात को पूरे समिट पर भारी कर दिया। कभी कुछ कहे, कभी कुछ कहे। कांग्रेस और राहुल गांधी तो पूरे एआई समिट को खत्म ही बताने पे उतर गए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के एआई समिट से जो तस्वीरें आई हैं बॉस, उन तस्वीरों ने सबको करारा जवाब दे दिया। विदेशी नेताओं से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज ने इस समिट को लेकर जो कह दिया है बॉस, मोदी विरोधी इकोसिस्टम के कान से धुआं फेंक देगा सुनकर आज। इतना ही नहीं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी के ऐसे काम गिनवा दिए कि राहुल गांधी एंड टीम के होश उड़ जाएंगे।
भाई कोई कहीं का राष्ट्रपति है, कोई कहीं का प्रधानमंत्री है, वो कह रहा है कि अरे मोदी तो गजब कर दिए बॉस। अब पता नहीं राहुल गांधी और उनकी टीम कह सकते हैं कि ये नेता भी बिक गए हैं क्या। लेकिन आज एआई समिट के मंच पर पीएम मोदी ने दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख नेताओं को जुटा दिया। दुनिया की दिग्गज एआई कंपनियों के सीईओज को एक मंच पर ला दिया। आज एआई समिट में वो तस्वीरें आ गई जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को तेज आग लगेगी। लेकिन ऐसी ग्रैंड और बिग मैसेजिंग वाली तस्वीरों के बीच भी कांग्रेस जो कर रही है वो तो कर ही रही है। आप सुन के माथा पीट लीजिएगा। वो भी आज आपको दिखाऊंगा। एआई समिट में आज क्या क्या हुआ, दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स और बड़े सीईओज ने क्या कहा है जो मोदी विरोधियों को एकदम अंदर तक चुभ जाएगा बॉस। पीएम मोदी ने कैसे भारत को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मोदी के काम करने की क्षमता और उनके काम करने की स्पीड, इसको लेकर दुनिया कैसे गवाही दे रही है, भारत में कैसे एआई पे काम हो रहा है, मेगा एआई समिट से भारत में क्या क्या बदलेगा, कितनी नौकरी, कितना पैसा आएगा, सब पे बात होगी। लेकिन पहले आज जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें एआई में भय दिखता है और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही हमारा बेंचमार्क है। India, the world's largest democracy, is well positioned to lead in AI, not just to build it, but to shape it. India has an absolutely central role to play in these questions and challenges, both on the side of the opportunities and on the side of the risks. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. AI Summit has been a great recognition of the importance of countries coming together, and it's really been a great testimony to the importance of India as well. नरेंद्र मोदी की ग्लोबल एआई समिट को लेकर कांग्रेस ने 3 दिन से बवाल काटा हुआ था। लेकिन आज जब इस ग्लोबल एआई समिट में नरेंद्र मोदी दुनिया के टेक दिग्गजों को लेकर उतरे तो इस धमाकेदार एंट्री ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। आज की सबसे पावरफुल तस्वीर आपको दिखाता हूं। जो काम दुनिया में कोई ना कर सका वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। दुनिया भर के टेक दिग्गज जो शायद ही एक मंच पर एक साथ कभी दिखते हों, वो सब नरेंद्र मोदी की ग्लोबल एआई समिट के लिए एक साथ आ गए। आप तस्वीर देखिए बॉस। आज ये तस्वीर पीएम मोदी के साथ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदोई, मेटा के एआई चीफ ऑफिसर अलेक्जेंडर वैंग, भाई सब इस मंच पर मौजूद है। इस तस्वीर को देखकर बहुत बातें की जा रही। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को तो आग लगनी तय थी। कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह होते तो ऐसा कभी ना करते। जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठाया जा रहा है। अरे यहां भारत उठ के टॉप लेवल पे पहुंच गया, इनको यह नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े सीईओज मंच पर हैं। अच्छा, हाथ जबरदस्ती पकड़ के उठवा दिए और अभी जब सुनाऊंगा वो सीईओज बोले क्या है, वो भी मुंह में रख के बुलवा दिए क्या। इन लोगों को क्या ही कहा जाए। बात सिर्फ तस्वीर की नहीं है, बात हाथ पकड़कर उठाने की नहीं है, बात यह भी है कि इतने बड़े टेक दिग्गज भारत के मंच पर एक साथ हैं। और न सिर्फ भारत के मंच पर ये सब एक साथ दिख रहे हैं, बल्कि भारत की ऐसी तारीफ कर रहे हैं कि आपको गर्व महसूस होगा। जैसे ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में। भारत में जो प्रगति हुई है उसे देखकर वो हैरान है। यह भी क्या मुंह में रख के बुलवा दिए क्या।
आप सोचिए ये बात वो सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं जो साल 2023 में भारत की एआई क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि भारतीय कंपनियों में कोई उम्मीद नहीं है ज्यादा। 3 साल में सोचिए भारत में कितना चेंज आया होगा कि आज वो तारीफ कर रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि ओपन एआई ने भारत के टाटा ग्रुप के साथ एआई सेक्टर में बड़ी साझेदारी की है। दोनों कंपनियां मिलकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी। इस साझेदारी पर ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत एआई के अडॉप्शन में पहले ही लीड ले रहा है। सरकार के मजबूत सपोर्ट, टैलेंट और एम्बिशन के जरिए भारत में एआई का फ्यूचर सही स्थिति में। इसी के साथ एआई सेक्टर में काम करने वाली एक और दिग्गज कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ ने कहा कि एआई के सेक्टर में भारत की एनर्जी और महत्वाकांक्षा अद्भुत है बॉस। ऐसा तो उन्होंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा। यह भी मोदी जी लिखवा के दे दिए थे क्या, स्क्रिप्ट की पढ़ देना। एआई की दिग्गज कंपनी एंथ्रोपिक ने भी भारत की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। दोनों कंपनियां मिलकर एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस को विकसित करेंगी। इसी तरह गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि वो जब भी भारत आते हैं भारत में बदलाव की रफ्तार देखकर हैरान रह जाते हैं। आप सुनिए एआई समिट में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़े बड़े सीईओज हैं वो एआई के क्षेत्र में भारत की ताकत का लोहा मान रहे हैं, इस एआई समिट की तारीफ कर रहे हैं। तो जो लोग एआई समिट को ढेले भर का नहीं बता रहे थे, कह रहे थे भाई 2 कौड़ी का है, कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इसी एआई समिट की तारीफ कर रहे हैं, भारत की एआई क्षमता की तारीफ कर रहे हैं। सुन लीजिए। It's really a treat to be here in India, and it's incredible to see the country's leadership in advanced AI. I was last here a little over a year ago, and it's striking how much progress has happened since then. It's also striking how much progress India has made in its mission to put AI to work for more people in more parts of the country. And India's leadership in sovereign AI, building out infrastructure, SLMs, and much more, has been great to watch. India is also the fastest growing market now for Codex, our coding agent that works to help people develop software faster and better. India, the world's largest democracy, is well positioned to lead in AI, not just to build it, but to shape it and decide what our future is going to look like. And First, I want to thank Prime Minister Modi for bringing us together. The energy and ambition in this room and across India are incredible. I've been spending the last few days meeting with Indian builders and enterprises, and the energy to build together here is palpable, unlike anywhere else. India has an absolutely central role to play in these questions and challenges. It's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. यानी राहुल गांधी जिस भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, दुनिया को उसी भारत में संभावनाएं दिख रही। जिस एआई का मजाक उड़ाया जा रहा था कि भारत में है ही क्या, उस एआई के क्षेत्र में दुनिया कह रही कि भारत तो लीड ले रहा है बॉस। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दिग्गज भारत को लेकर और क्या क्या कह रहे हैं, कौन भारत में 10 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान कर रहा है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए, आपको एआई समिट की दूसरी पावरफुल तस्वीर दिखाता हूं। एआई समिट में एक ही मंच पर 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख भी मौजूद हो गए। जो लोग कह रहे थे कि एआई समिट तो फ्लॉप है, पीएम मोदी के एआई समिट से कुछ नहीं होगा, उन्हें यह तस्वीर भी बहुत चुभने जा रही। और मैं पूछता हूं, जो लोग कहते हैं कि अरे मोदी जबरदस्ती करवा देते हैं, मोदी जबरदस्त, तुमको रोका था किसी ने जबरदस्ती करवाने से? इतने साल में करा लेते जबरदस्ती। और अगर भारत की ताकत आज की डेट में यह है कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया भर के सीईओ से जबरदस्ती काम करवा ले रहे हैं, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से जबरदस्ती काम करा ले रहे हैं, तो यह तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि यह भारत की पावर को दिखाता है कि सब हमारी जबरदस्ती से की बात भी मान लेते हैं। पर ऐसा है नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूं, जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, लोगों को संभावनाएं दिख रही हैं तो लोग खुद आ रहे हैं। भारत के एआई समिट में 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। फ्रांस, ब्राजील जैसे बड़े देशों के राष्ट्रपति शामिल हुए। ये वो नेता हैं जो पीएम मोदी के न्योते पर एआई समिट में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। एक समिट उधर ट्रंप भी कर रहे हैं, वहां की तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये तस्वीर याद रखिएगा, फिर आगे की बात करूंगा। आज एआई समिट में एक और तस्वीर की ज्यादा बड़ी चर्चा है। यह तस्वीर पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की मुलाकात की। एआई समिट में जिस तरह से पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति से गले मिले, जिस तरह दोनों नेता साथ बैठकर बातचीत करते दिखे, वो तस्वीरें ट्रंप के लिए बड़ा मैसेज है।
क्योंकि भारत और ब्राजील दोनों ब्रिक्स देश हैं, वो ब्रिक्स जिसके नाम से ही डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ जाते हैं। भारत और ब्राजील वो देश हैं जिस पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया था, लेकिन ना तो पीएम मोदी ट्रंप के टैरिफ दबाव के आगे झुके और ना ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, वो भी ट्रंप से भिड़ गए थे। अब ट्रंप को भी दिख रहा होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी इनकी केमिस्ट्री चल रही है। ये तस्वीरें ट्रंप के साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी झटका देने वाली, क्योंकि राहुल गांधी तो यही माहौल बना रहे थे कि ट्रंप के सामने मोदी चौक कर गए, सरेंडर कर दिया। लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी तो फ्रांस से बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, ब्राजील से बड़ी बड़ी डील करने लगे हैं। भले ही ब्रिक्स के नाम पर अमेरिका को आग लगती हो, लेकिन पीएम मोदी साफ मैसेज दे रहे हैं कि भारत अपने हिसाब से फैसले लेता है, अपनी दोस्ती अपने हिसाब से तय करता है, अमेरिका के हिसाब से नहीं। इसलिए इस तस्वीर की भी बड़ी चर्चा है। एआई समिट के जरिए पीएम मोदी ने भारत की ताकत दिखाई, साथ ही एआई समिट में उन देशों को भी तगड़ा जवाब दिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एआई पर सिर्फ उनका ही राज चले। लेकिन आज पीएम मोदी ने एआई समिट के मंच से कह दिया कि यह सब नहीं चलेगा भाई, कि सब एक तरफा चल रहा है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि एआई को सबके लिए बनाना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ देश और कंपनियां हैं जो एआई पर अपना हक जताना चाहती, लेकिन भारत ऐसा नहीं सोचता। भारत एआई फॉर ऑल पर विश्वास करता है। सुनिए उन्होंने कितना बड़ा मैसेज एआई को लेकर दिया है। वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा, और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में कुछ देश और कंपनियां मानती है कि एआई एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन भारत की सोच अलग है। आइए हम ये संकल्प लें कि एआई को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने आज एआई को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही। एआई को लेकर भारत का विजन क्या है, भारत क्या सोचता है, इसकी भी बात पीएम मोदी ने दुनिया के सामने एआई के लिए मानव विजन का मंत्र रखते हुए कही। इसमें मानव में एम का मतलब है मोरल और एथिकल गाइडलाइंस, यानी एआई नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी पारदर्शी नियम और कड़ी निगरानी। एन का मतलब है नेशनल सोवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए का मतलब है एक्सेसिबल एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं मल्टीप्लायर बने। और वी से वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई कानून के दायरे में हो और वेरीफाइबल। इससे ये मानव बना और मानव जाति के लिए एआई हो, यह मैसेज चला गया। पीएम मोदी ने एआई को लेकर 3 सुझाव भी दिए। पहला सुझाव, एआई ट्रेनिंग के लिए क्लियर डेटा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। दूसरा सुझाव, एआई प्लेटफॉर्म अपने सेफ्टी रूल्स को क्लियर और पारदर्शी रखे। और तीसरा सुझाव कि एआई भले ही पावरफुल हो, लेकिन उसकी दिशा इंसान ही तय करे। पीएम मोदी ने दुनिया को मैसेज दिया कि एआई का रोड मैप बनाना होगा, एआई के लिए नियमों का फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। एकाधिकार मत दिखाइए, सबके लिए काम कीजिए। एआई समिट में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत को एआई में भय नहीं भाग्य दिखता है। सुनिए एक बार। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया,
deliver to the world, deliver to humanity. नरेंद्र मोदी और उनके नए भारत की सबसे बड़ी ताकत और पहचान यही है। भारत लगातार ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, दुनिया को एक परिवार की तरह मानकर आगे चलने की बात करता है, चाहे वो कोरोना का संकट काल हो, युद्ध का काल हो या फिर एआई की बात हो। पीएम मोदी ने आज जब वर्ल्ड लीडर्स के सामने एआई समिट को संबोधित किया तो उस वक्त सबकी नजरें स्टेज पर पीछे चल रहे स्क्रीन पर भी थी कि भाई ये क्या पीछे एनिमेशन चल रहा है। इधर पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, उधर एआई की मदद से उनका भाषण साइन लैंग्वेज में लाइव ट्रांसलेट हो रहा था और इसके साथ ही पीएम मोदी की स्पीच 11 भाषाओं में लाइव डब होती चली जा रही थी और यह सब भारत के एआई से हो रहा था। आप सोचिए, अद्भुत चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की एआई समिट की बात दुनिया भर में हो रही, यह सब अद्भुत चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस एआई समिट को लेकर बवाल मचाने में लगी पड़ी है। एआई समिट की कंट्रोवर्सी की बात करके कांग्रेस इस तरह का माहौल बना रही है जैसे एआई समिट का कोई मतलब ही नहीं। कह रही है कि नरेंद्र मोदी तो खुद एआई से कांपते हैं क्योंकि कांग्रेस के कुछ एआई वीडियो डिलीट करवाने के लिए कह दिया गया। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। इस देश में एआई के नाम पर एक समिट हो रही है, लेकिन इसी दौरान इस देश में मूर्खता का, झूठ का, फरेब का, जालसाजी का मानो महामहोत्सव चल रहा हो, मानो बोलबाला हो गया हो। नरेंद्र मोदी जी एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये अलग बात है वो एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा सब कुछ बताते हैं। वो एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थर थर कांपते हैं। अरे भाई, सबमिट कराने से क्या होता है? किसी चीज का कोई सबमिट कराता, एआई सबमिट करा दिया तो आप समझ रहे हो कि आपने डिजिटल वर्ल्ड में अपनी एक जगह बना ली है, ये साबित करना चाहते हो? वो तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को आदत ही है ऐसी कि भाई इतना बड़ा सबमिट हो रहा है, उसमें देखिए हमने ये कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ? कितने लोग आए, कितने लोग इस हिंदुस्तान के लोगों ने इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई, कितनी ऐसी कंपनियां थी, सब लोग बाहर से बुला लिए मेरे को लगता। कांग्रेस वालों को सिर्फ कमियां दिख रही और इसीलिए जब वो देश का इवेंट ना देखकर इसे नरेंद्र मोदी का इवेंट देखते हैं और इस तरह के बयान देते हैं तो पब्लिक चिढ़ जाती है उनसे, क्योंकि पब्लिक तो खाली मोदी नहीं देख रही, वो तो देश देख रही है कि भाई देश का रौला दिख रहा है, देश में इतना बड़ा इवेंट दिख रहा है। कांग्रेस यही बात समझती नहीं। इतना बड़ा समिट हो रहा है, बड़े बड़े टेक दिग्गज आ रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता हैं, सब भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को यह सब नहीं दिख रहा, उसको सिर्फ कंट्रोवर्सी दिख रही। कांग्रेस को विदेशी नेताओं के बयान सुनने चाहिए जो कह रहे हैं कि 10 साल पहले जहां कुछ नहीं हुआ करता था वहां कैसे बदलाव हुआ। 10 साल पहले तक कांग्रेस के यही नेता कहते थे कि नरेंद्र मोदी कोई नई पहल कर रहे हैं तो इससे क्या ही बदल जाएगा। आप कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम की एक पुरानी बात और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने आज जो कहा है कि 10 साल में भारत में किस तरह का बदलाव आया, आप दोनों को सुनिए। वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, नरेंद्र मोदी ने तो स्पीच लिख के नहीं दी होगी, लेकिन वो मैक्रों खड़े होकर गिना रहे हैं कि यार भारत में तो गजब बदलाव आया। और सुनिए चिदम्बरम क्या कहते थे। Go to a village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today the same vendor accepts payments on his phone. देखिए, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिख रहा है कि भारत में गजब चीज हो गई बॉस। कांग्रेस देखना नहीं चाहती या दिखाना नहीं चाहती। बड़े बड़े देशों को समझ में आता है बॉस कि यूपीआई क्या अद्भुत चीज है भारत में। कितने लोग आज की डेट में वॉलेट में पैसा लेके निकलते हैं, घटाखट यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। काम आसान हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई, पैसे के हर लेन देन का हिसाब हो गया सो अलग। बदलाव साफ दिख रहा है, बस कांग्रेस शायद नहीं देखना चाह रही। आप यह भी देखें कि जिस वक्त कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेर रही है उस वक्त नरेंद्र मोदी कैसे जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। एक ही दिन में आप देखिए कि आज पीएम मोदी ने क्या क्या किया है।
पीएम मोदी ने एआई इंपैक्ट समिट का सुबह सुबह उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने लीडर्स प्लेनरी में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने यूएई, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और ग्रीस के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग भी कर ली दिन में। इसके बाद उन्होंने 50 से ज्यादा ग्लोबल सीईओज के साथ सीईओज फोरम में हिस्सा लिया। मतलब सुबह से लेकर रात तक पूरा पैक्ड कार्यक्रम। यह है नरेंद्र मोदी की मेहनत और उनका काम। और बात सिर्फ काम की नहीं है, काम की स्पीड की भी है। किस स्पीड से फैसले होते हैं और किस स्पीड से उनका इंप्लीमेंटेशन होता है, यह इंफोसिस के को फाउंडर नंदन निलेकनी से सुनिए। नंदन निलेकनी खुद बता रहे हैं कि पीएम मोदी के काम की स्पीड क्या है। सुनिए एक बार उनसे। When I met Prime Minister Modi ji on 8th January and talked about applying AI to farmers, he said, why can't we apply it to cows and cattle? Because if the cow is sick, it can't tell you that it is sick. How can you solve this problem? And he gave us his vision of applying AI to agriculture and dairy. The same day, the PMO had a meeting along with Mr. Krishnan and Abhishek of METI, with Amul and with some of my colleagues. And within 3 weeks, the application went live. The meeting was on Jan 8th. It went live on February 11th. This is the world's largest cooperative with 3.6 million farmers, 2 billion milk transactions per year, and 40 million cattle. And today, all these farmers, a large number of them being women, use the Sarlabin application, actually get real responses about their cattle, the problems, the pregnancy, the milk production, and so on. Look at the speed of diffusion. An idea that the PM had on Jan 8th has become reality on Feb 11th. This to me is an example of the speed of execution of AI diffusion in India. आप सोच रहे हैं बॉस, 8 जनवरी को पीएम मोदी को एक आइडिया दिया गया, तुरंत मीटिंग हुई, सारा सोच विचार हुआ और 11 फरवरी को लॉन्च हो गया। इस तरीके से काम करने वाले नेता को कोई कैसे घेर पाएगा भाई? राहुल गांधी कहते रहे, लेकिन पब्लिक को तो दिखता है ना। भले ही कांग्रेस एआई समिट को फ्लॉप 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 चिल्लाते रहे, पब्लिक को दिख रहा है ना कि वहां क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत पर कैसे दुनिया भरोसा जता रही। और आप देखिए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में मेगा इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहे हैं। जैसे भारत के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अगले 7 साल में एआई के सेक्टर में 10 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। उधर अडानी ग्रुप ने $100 बिलियन यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वो 2035 तक रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले एआई रेडी डेटा सेंटर्स तैयार करेगी। अब एक चीज याद रखिएगा, ये बड़े बड़े लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तभी ना उससे रिटर्न मिलेगा, तो पैसा आएगा और बाद में कोई कहेगा कि देखो इतने साल में अडानी अंबानी की दौलत इतनी बढ़ गई। अरे भैया, दौलत बढ़ाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। ये नहीं बताएंगे कि देश में 10 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ लगाने की बात कर रहे हैं। नेटवर्थ कितना हो गया बस ये गिनाएंगे। और आप देखिए कि एक तरफ भारत में पीएम मोदी एआई समिट करवा रहे हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप भी वॉशिंगटन में एक मीटिंग कर रहे हैं, गाजा पीस बोर्ड को लेकर वो बैठक कर रहे हैं। लेकिन उस बैठक में क्या हो रहा है जरा देख लीजिए आप। Bad things happen. So, Prime Minister, I want to thank you because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, "Oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down." Does everybody like the music? Yeah, it's a perfect song. That's good music. Does not steal your songs. Should go to the YMCA. YMCA, yes. खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा बांग्लादेश में सत्ता बदलते वहां के हिंदुओं के लिए क्या ऐलान हुआ, पीएम मोदी की चिट्ठी ने क्या कुछ बदला, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान का एजेंडा फेल, बौखलाए मुनीर ने कहां लगा दिया महिला आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो हारी, हॉकी टीम बनी भिखारी, पाकिस्तान अपने प्लेयर से बर्तन क्यों मंजवा रहा है, अब इसका चैप्टर। पिछले 18 महीने से नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चैलेंज बांग्लादेश का था, क्योंकि वहां पर हिंदू विरोधी कट्टरपंथी हावी हो चुके थे। लेकिन मोदी की यही खास बात है, चैलेंज कैसा भी हो वो हार नहीं मानते, लगे रहते। आज बांग्लादेश में नई सरकार है, नया पीएम है, और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू विरोधी कट्टरपंथी जिन्होंने बांग्लादेश में गदर काट रखा था, हिंदुओं का जीना मुहाल कर रखा था,
वो साइड लग चुके हैं। आज आपको बताऊंगा कि क्या बांग्लादेश में सत्ता बदलने से हिंदुओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वहां नए पीएम ने हिंदुओं को के लिए आज क्या ऐलान कर दिया, क्योंकि आप देखिए कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग हो रही थी, उस बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही हिंदू मंत्री बनाए जा रहे हैं। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हटाए जा रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब कट्टरपंथी यूनुस ने अपने 18 महीने के राज में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को बर्बाद करके रख देने वाले काम किए। यूनुस के रहते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। पाकिस्तान को भी बांग्लादेश में घुसने का मौका यूनुस ने दिया था, लेकिन अब यूनुस का खेल खत्म हो गया है। मुनीर का भी खेल खत्म हो चुका है। नई सरकार और नए पीएम से बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्या बदल रहा है, आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि उधर पाकिस्तान का बांग्लादेश में खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने कौन सा पुराना खेल शुरू कर दिया, कैसे मुनीर ने अपनी महिला आतंकियों की फौज को उतार दिया है और कहां महिला आतंकियों की ब्रिगेड की ट्रेनिंग कैंप लगवा दिए। साथ ही आतंक के इस खेल के बीच मैदान पर खेले जाने वाले असली खेल में कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, कैसे पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों से बर्तन मंजवा रहा है, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। अच्छा, पहले सीधा खबर पर चलते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की बात, क्योंकि वहां के हिंदुओं के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था। पिछले 18 महीने बांग्लादेश के हिंदुओं ने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब जब बांग्लादेश में नई सरकार बन गई है, नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बन गए और यूनुस जैसे कट्टरपंथी किनारे लग गए, तो उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कुछ भला होने वाला है। तारिक रहमान ने पीएम बनने के बाद देश के नाम जो संबोधन दिया, उसमें इसके संकेत भी मिले। तारिक रहमान ने कहा है कि कुछ चीजें चुनाव के साथ खत्म हो गई। हमारी सरकार पर एक एक बांग्लादेशी का बराबर हक है। सरकार की तरफ से किसी की राजनीतिक राय, धर्म और सोच के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बीएनपी सरकार कानून व्यवस्था में सुधार, लोगों में शांति और सुरक्षा का भाव बहाल करने का काम करेगी। हम अपनी आबादी को स्किल्ड वर्कफोर्स में बदलेंगे, जो बांग्लादेश को दुनिया में अलग जगह दिलाएगा। बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर तारिक रहमान ने क्या कहा है, एक बार सुनिए आप, जिससे बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। बांग्लादेश के नए पीएम ने वहां के हिंदुओं को लेकर बड़ा मैसेज दिया। यह तब हुआ है जब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पड़ोसी देशों के रूप में भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी दोस्ती है, जो हमारे लोगों की शांति और खुशहाली की उम्मीदों पर आधारित है। दोनों देशों का मजबूत तालमेल भविष्य में एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करेगा। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हमारे कई तरह के आपसी रिश्तों को मजबूत किया जा सके। और यह सिर्फ चिट्ठी की बात नहीं है। जिस दिन बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन पहले पीएम ने ट्विटर पर बधाई दी और फिर फोन पर बात की थी, और अब चिट्ठी लिख दी। यानी पीएम मोदी लगातार बांग्लादेश में भारत के रिश्ते बेहतर हो सके बांग्लादेश से, इसके लिए लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने पिछले 18 महीने में खूब जहर उगला था। भारत और हिंदू इनके निशाने पर थे। पूरा भारत विरोधी माहौल बना हुआ था, पाकिस्तान तक घुस गया था। इसके बीच पीएम मोदी ने चुपचाप डिप्लोमेसी का सहारा लिया, और इस तरह से डिप्लोमेसी हुई कि आज की डेट में बांग्लादेश दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत ने भी अपने नए पत्ते खेलकर बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की है। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में भारत ने लोकसभा अध्यक्ष और विदेश सचिव को भेजा था। बांग्लादेश में जिस तरह पाकिस्तान का खेल बिगड़ गया है, मुनीर भी अपना सिर पकड़े बैठा है। मुनीर अब अपने पुराने एजेंडे पे लौट रहा है। आतंकियों को पालने वाले मुनीर ने महिला आतंकियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए हैं। आप तस्वीरें इस्लामाबाद की देखिए, जहां आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा महिला आतंकियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनवा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी तक लश्कर-ए-तैयबा अपनी महिला विंग का इस्तेमाल राजनीतिक और प्रोपेगेंडे के लिए करता था, लेकिन अब लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग प्रमुख इफ्फात सईद ने खतरनाक संकेत दिया है। लश्कर अब महिलाओं को आतंकी गतिविधियों और ओवरग्राउंड वर्कर जैसी भूमिकाओं में शामिल करने जा रहा है। हालांकि कंगाल पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की हालत भी उसके देश की तरह ही टाइट है, इसलिए आतंकी संगठन मरकज के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। इधर मुनीर आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, उधर उसने शहबाज शरीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी में भी लगा रखा है। मुनीर ने इस वक्त शहबाज शरीफ को अमेरिका भेजा हुआ है, जहां वो ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में शामिल होने लगे। ट्रंप ने पाकिस्तान को इशारा किया और शहबाज शरीफ गुलामों की तरह तुरंत पहुंच गए। ट्रंप को ना कहने की औकात भी पाकिस्तान की है नहीं। मुनीर शहबाज का तो एक ही फंडा है, जहां से पैसा मिले ले लो, गुलामी तो करनी है, पैसा तो आए। पाकिस्तान की हर दिन कोई ना कोई बेइज्जती होती है। अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाकर भी अपनी बेइज्जती करवा ली।
ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को बर्तन धोने पड़ रहे हैं, टॉयलेट साफ करना पड़ा है। यह बात खुद पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने बताई। पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान शकील उमान बट ने जब अपना दर्द बयां किया तो उन्हें टीम से निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम FIH प्रो लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही टीम मुनीर के मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गई। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 13 दिनों तक रुकना था, लेकिन 10 दिन के लिए ही कमरे बुक कराए गए, यानी 4 दिन तक खिलाड़ी भटकते रहे। इसके बाद एक सस्ता होटल बुक करा दिया गया जिसमें एक कमरे में 5-5 खिलाड़ी को ठूस के भर दिए। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। सड़क पर कभी रहना पड़ रहा है, कभी बर्तन साफ करना पड़ रहा है। हालांकि इनका मुनीर भी तलवे ही चाटता है, लेकिन बेचारे खिलाड़ियों को तो बख्श देता है। खैर, पाठशाला में अगला चैप्टर, बागेश्वर बाबा की दुर्गा काली, ओवैसी की बुरके वाली, दोनों के बीच क्यों तगड़ा घमासान मचा। हिंदू एकता की मुहिम छेड़े बागेश्वर बाबा ने अब ऐसा क्या कर दिया कि जेन जी की लाइन लग गई है। अब इसका चैप्टर, बागेश्वर बाबा जब सनातन की मजबूती के लिए कुछ बोलते हैं, एक इकोसिस्टम तुरंत बवाल खड़ा करने की कोशिश में जुड़ जाता है, क्योंकि बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करते हैं, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए और रास्ता भटक चुके सनातनियों के घर वापसी के लिए मुहिम छेड़े बैठे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बागेश्वर बाबा ने हिंदू बेटियों को अवैध धर्मांतरण से बचाने के लिए दुर्गा काली वाला बयान क्या दिया। घेरने के लिए तैयार बैठे इकोसिस्टम को नया हथियार मिल गया। बागेश्वर बाबा के जो दुर्गा काली हैं, उनको असदुद्दीन ओवैसी की बुरके वाली बयान से जोड़ा जाने लगा। बागेश्वर बाबा को मुसलमान विरोधी ठहराया जाने लगा। इधर ये इकोसिस्टम बागेश्वर बाबा को घर वापसी पर घेरने में जुटा है। उधर यूपी में RSS प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी पर दिए बयान पर भी हंगामा मच गया। बात मां का दूध पिया है से लेकर आतंकी अजमल कसाब तक पहुंच गई भाई। आज पाठशाला में बागेश्वर बाबा की दुर्गा काली और ओवैसी की बुरके वाली के बीच तगड़े घमासान की वजह बताऊंगा। साथ ही हिंदू एकता की मुहिम छेड़े बागेश्वर बाबा से जनजी कैसे जुड़ता जा रहा है। मोहन भागवत और मौलाना के बीच क्या तनाव तकरार चल रही है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसकी एक झलक देखिए। आप पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात बागेश्वर बाबा के दुर्गा काली वाले बयान की, जिस पर तगड़ा घमासान मचा हुआ। इन दिनों बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश के डबरा में नवग्रह शक्ति पीठ के प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे, जहां उनके दरबार में सनातनी भक्तों का गजब का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। इसी दौरान बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं को सनातन की महान परंपराओं के बारे में बताते हुए सही राह पर चलने के लिए मां दुर्गा और मां काली से सीख लेने की अपील कर दी। बागेश्वर बाबा ने कहा कि दुर्गा बनो, काली बनो, पर कभी बुरके वाली मत बनो। बाबा बागेश्वर बिना लाग लपेट के बोलते हैं। उन्होंने जो हिंदू बेटे बेटियां हैं उनको कहा कि भाई तुम्हारे अंदर खोट होगी तभी तुम बिगड़ोगे। इस पर वो कह रहे थे और कहते कहते बोल गए कि भाई धर्मांतरण मत करना। बाबा बागेश्वर का यह बयान ओवैसी को तगड़ा जवाब माना जा रहा है, क्योंकि ओवैसी मुसलमान वोट के लिए एक सपना दिखा चुके हैं कि इस देश में बुरके वाली, हिजाब वाली CM या PM बनेगी। ओवैसी का वो बयान भी एक बार याद कीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। यानी ओवैसी जैसों को अब बाबा बागेश्वर ने जवाब दिया है। हालांकि ऐसा नहीं कि बागेश्वर बाबा ने पहली बार बुरके वाला कोई बयान दिया है, इससे पहले भी वो कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। ऐसे में बागेश्वर बाबा के इस बयान की वजह भी समझना जरूरी है। दरअसल एक हिंदू बेटी की हत्या से आहत होकर बागेश्वर बाबा ने पहली बार यह बयान दिया, और उस घटना के बारे में आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पिछले साल अगस्त में एक हिंदू बेटी की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में रईस खान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगा था कि शादी के लिए इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर हत्या हुई। कई लोग बाबा बागेश्वर की ऐसी बातों से चिढ़ जाते हैं, कई लोगों को बहुत आग लगती है, लेकिन जो लोग बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, उन्हें याद रहना चाहिए कि बेहद कम उम्र में ही बागेश्वर बाबा ने ऐसे ऐसे काम किए हैं
जो कई लोग पूरी जिंदगी सोचते रह गए। कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिससे हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम लेकर चल रहे बागेश्वर बाबा ने देश और विदेश के जेनजी को सनातन से जोड़ने की नई पहल शुरू कर दी। विदेशों में सनातन का डंका बजाने के साथ ही बागेश्वर बाबा ने देश की नई पीढ़ी को सनातन के गौरव की जड़ों से जोड़ने के लिए बागेश्वर धाम में सनातन वैदिक गुरुकुलम की शुरुआत कर दी। इस गुरुकुलम में पढ़ने वाले बच्चों को सनातन की बारीकियों और वेदों की शिक्षा दी जाएगी, यानी सनातन से जेन जी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि हिंदू बेटियों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांट रहे, जिसको लेकर उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश होती है। बागेश्वर बाबा अब तक 7 बार बागेश्वर धाम में गरीब और जरूरतमंद बेटियों का सामूहिक विवाह करवा चुके हैं। इस बार भी महाशिवरात्रि पर बागेश्वर बाबा ने 300 से ज्यादा बेटियों का विवाह करवाया। बागेश्वर धाम का यह कन्या विवाह महोत्सव अब देश भर में एक मिसाल बन चुका है। बागेश्वर धाम की दान पेटी में आने वाली समस्त राशि कन्या विवाह के लिए समर्पित कर दी जाती है। इस सामूहिक विवाह में हर बेटी को 3 लाख रुपए का गृहस्थी का सामान गिफ्ट में दिया जाता है। इस बार तो हर जोड़े को 30,000 रुपए की ज्वाइंट एफडी भी गिफ्ट में दी गई। सामूहिक विवाह में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई मंत्री और 8 देशों के राजदूत शामिल हुए। कई हस्तियां शामिल हुई जो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। तो जो लोग पूछते हैं कि बागेश्वर बाबा इतना पैसा लेते हैं कथा करने का, ये करते हैं वो अरे भैया पैसा लगाते कहां वो भी तो देखो। गरीब बच्चियों का विवाह करा रहे हैं, युवाओं को सनातन से जोड़ने के लिए गुरुकुलम खोल रहे हैं, कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि खुद महल बना लिया और उसमें रह रहे हैं। बागेश्वर बाबा कई महीनों से सामूहिक विवाह की तैयारी में जुटे थे। इस आयोजन को बागेश्वर बाबा बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी कामयाबी के लिए कठिन अनुष्ठान भी किए। सुनिए सामूहिक विवाह के लिए किए गए अनुष्ठान पर वो खुद क्या बता रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम लेकर आगे बढ़ रहे बागेश्वर बाबा ने ऐलान कर दिया है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में वो लखनऊ में डेरा डालेंगे, कथा करेंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे। लेकिन बागेश्वर बाबा के पहुंचने से पहले ही यूपी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर अलग घमासान छिड़ गया है। मोहन भागवत से इस दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। दोनों की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई। इस बीच मोहन भागवत ने लखनऊ में एक बार फिर से हिंदुओं की घटती आबादी और घर वापसी पर बात की। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए। जो लोग हिंदू धर्म में वापस लौटे हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत ने आगे कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं, वो समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। जो भी शादी कर रहे हैं उनको समझाइए कि वो 3 बच्चे करें। लेकिन मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर कई लोगों को आग लग गई। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने क्या कह दिया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। जब तक आरएसएस नहीं था, इस देश में हिंदू बहुत सम्मान के साथ और सुकून के साथ जी रहा था। जब से आरएसएस का वजूद आया है, हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। बाबर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में आरएसएस का वजूद नहीं था, तो हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित रहा, सबसे ज्यादा सम्मान से रहा। बाबर के टाइम में भी आरएसएस और उसके टाइम में उन्होंने इस्लाम फैलाने का काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत करने के लिए हिंदुओं के साथ मुआहदे किए, हिंदुओं के साथ उन्होंने सम्मान दिया, इज्जत दी। लॉजिक देख रहे हैं आप। भाई साहब कह रहे हैं कि बाबर और औरंगजेब ने हिंदुओं को बहुत सम्मान से रखा था। तो औरंगजेब ने जो मंदिरें तोड़ी, वो सम्मान देने के लिए तोड़ी थी कि भाई इसको थोड़ा तोड़ देता हूं और इस पर मस्जिद बना देता हूं, तेरे को सम्मान मिलेगा। कोई सिर पैर है इनकी बात का। मोहन भागवत ने घर वापसी के लिए किसी तरह की जोर जबरदस्ती वाली बात तो नहीं की। उन्होंने बात सनातन को मजबूत करने के लिए एक अपील के तौर पर की। लेकिन मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाली और मुस्लिम वोटों की चिंता करने वाली पार्टियों को मोहन भागवत की अपील चुभ गई। ओवैसी की पार्टी के नेता मोहन भागवत की तुलना आतंकी अजमल कसाब से करने लग गए। कांग्रेस के नेता उदित राज ने उनके बयान को अपने नैरेटिव के साथ जोड़ने की कोशिश करते हुए पूछ लिया कि हिंदुओं की घर वापसी किस जाति में कराई जाएगी। आप सुनिए ओवैसी के नेता इम्तियाज जलील और कांग्रेस के नेता उदित राज क्या कह रहे हैं। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है, तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से?
इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। किस जाति में लेंगे ये बताएं। मोहन भागवत जी बताएं कि एक खुद वो हिंदू हैं, वो तो ब्राह्मण है, तो पहले ब्राह्मण है बाद में हिंदू कह सकते हैं। तो मुसलमानों के घर वापसी होगी तो किस जाति में स्वागत होगा? कौन सी जाति उनसे स्वागत शादी विवाह करेगी? उदित राज ने कभी पूछा है कि जो मुसलमान रह रहे हैं अभी किस जाति में रह रहे हैं? लेकिन बोलना है तो बोल दिए। अब पाठशाला में अगला चैप्टर। मैडम जहर गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सबसे कुख्यात लेडी डॉन तक पुलिस पहुंची कैसे? पहले गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मारा, फिर डेड बॉडी से घिनौना काम किया। सन की आशिक की शॉकिंग खबर सुनकर देश हिल गया है। अब तक लॉरेंस बिश्नोई के नाम ने गदर मचाया हुआ था। पूरा बॉलीवुड लॉरेंस के नाम से कांप रहा है। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम के साथ साथ एक ऐसा नाम भी आ गया है जिसने सबको चौंका दिया है। यह नाम है उस लेडी डॉन का जिसे मैडम जहर कहा जा रहा है। आज आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस लेडी डॉन मैडम जहर तक कैसे पुलिस पहुंची, ये करती क्या थी, इसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या कनेक्शन है, यह बताऊंगा। पिछले 7 साल से यह लेडी डॉन लॉरेंस गैंग में कौन सा काम संभाल रही थी? अब क्यों कहा जा रहा है कि इस लेडी डॉन की गिरफ्तारी से लॉरेंस का एक बड़ा धंधा मंदा पड़ जाएगा? यह सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। इसलिए में ही महिपालपुर गई थी, लेकिन नेहा वहां अकेली नहीं थी। वहां उसका बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर उर्फ महफूज भी अपने 2 गुर्गों के साथ मौजूद था। इन सभी को पुलिस ने पकड़ लिया। इसका बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है। लॉरेंस गैंग को अवैध हथियार यही बॉबी कबूतर सप्लाई करता था। इसलिए कहा जा रहा है कि अब लॉरेंस गैंग को अवैध हथियारों की सप्लाई पर तगड़ा ब्रेक लग गया है, क्योंकि बॉबी कबूतर भी जेल में है और उसकी मैसेंजर गर्लफ्रेंड नेहा भी जेल पहुंच गई। आरोप है कि वो बॉबी कबूतर ही था जिसने आज से करीब 4 साल पहले 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में रेकी की थी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग हो या फिर नादिर शाह मर्डर और सीलमपुर डबल मर्डर केस, इन सभी मामलों में बॉबी कबूतर ने ही लॉरेंस गैंग के लिए हथियारों का इंतजाम किया था। इसलिए बॉबी कबूतर और लेडी डॉन की गिरफ्तारी को पुलिस लॉरेंस गैंग के लिए बड़ा झटका मान रही। लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन खुशनुमा उर्फ नेहा अपने बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर को पिछले 7 साल से पुलिस से बचाती आ रही थी। बॉबी कबूतर पिछले 7 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। उसके रहने, खाने, आने जाने हर चीज का इंतजाम उसकी लेडी डॉन गर्लफ्रेंड नेहा ही करती थी। लॉरेंस गैंग और बॉबी कबूतर के बीच लेडी डॉन नेहा ही वो कड़ी थी जो दोनों के मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाती थी। लेकिन खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि आज इनमें से किसी को भी भागने का मौका ही नहीं मिला। तो अब ये लेडी डॉन भी जेल में अंदर जा चुकी है। लेकिन जब किसी के जेल जाने की बात ही आ रही है तो इंदौर की उस मर्डर की कहानी को सुनिए जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे रही। एक तरफ क्राइम की दुनिया में लेडी डॉन जैसे कैरेक्टर हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो भले ही गैंगस्टर नहीं हैं लेकिन उनकी करतूत आपको हैरान कर देगी। जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर से हैवानियत का एक ऐसा खौफनाक वाकया सामने आया जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि प्यार के नाम पर आजकल क्या हो रहा है। एक गर्लफ्रेंड ने शादी से इनकार कर दिया तो सन की बॉयफ्रेंड ने उसे तड़पा कर मार डाला। लड़की के बॉयफ्रेंड ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसके शव के साथ घिनौना काम किया। इंदौर में एमबीए छात्रा के साथ हुई इस दरिंदगी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। बॉयफ्रेंड के हाथों गर्लफ्रेंड की ऐसी खौफनाक हत्या की खबर सुनकर आपको श्रद्धा वालकर मर्डर केस की याद आ गई होगी। वही श्रद्धा वालकर जिसे 4 साल पहले दिल्ली में बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने 35 टुकड़े में काटकर फ्रीजर में भर दिया था। और अब इंदौर में एक एमबीए छात्रा को उसके क्लासमेट बॉयफ्रेंड ने ऐसी मौत दी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के इस आरोपी के चेहरे पर रत्ती भर का पछतावा नहीं है। देख रहे हैं आप इसका चेहरा, हंस रहा है, उल्टे मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात का कोई पछतावा ही नहीं है। जब उससे मर्डर को लेकर सवाल पूछे गए तो उसने जवाब जो दिया आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों किए तो कह रहा है कि छोड़ो जाने तो क्या करोगे जानकर। देख रहे हैं आप, गर्लफ्रेंड को मार दिया, डेड बॉडी के साथ कुकर्म किया और उसके बाद कह रहा है कि छोड़ो ना यार, जान के क्या करोगे। कोई रत्ती भर की शर्म नहीं, रत्ती भर का अफसोस नहीं। ऐसे ऐसे तो लोग